हेलो बच्चों, आप सबने अभी तक में क्या क्या देखा है बेटा? यूनिफिकेशन ऑफ इटली देख लिया, पूरा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देख लिया, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तीन तीन यूनिफिकेशन पढ़ लिए हैं और फाइनली आप चैप्टर के एंड पे हैं। बस समझ लीजिए लास्ट का लेक्चर है, या मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर होगा आपका ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको जब भी टाइम लगे आप तुरंत वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट हेडिंग पे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी मेन हेडिंग क्या है? विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। मतलब नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाता है। जैसे आपको इंडिया विजुअलाइज करना हो तो आपके दिमाग में किसकी फिगर आता है? तो आपके दिमाग में जो फिगर आता है पर्सन के कंपैरिजन में, तो वो आपका फिगर आता है किसका? भारत माता का। ठीक है, तो एक तरीके से किसी नेशन का पर्सोनिफिकेशन करना, किसी नेशन का क्या करना? पर्सोनिफाई करना, मतलब किसी इंसान से किसी चीज का कंपैरिजन करना ही याद रखिएगा विजुअलाइजेशन कहलाता है एक तरीके का यहाँ पे। ठीक है, इस चैप्टर में रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले एलिगरी जान लीजिए क्या होती है। एलिगरी यही है कि नेशन को पर्सोनिफाइड करना ही एलिगरी कहलाता है। सिंपल सी बात है, नेशन को पर्सोनिफाइड करना क्या कहलाता है? एलिगरी कहलाता है। तो जनरली जितनी भी एलिगरीज हैं आपके आसपास या नॉलेज में, वो सब अधिकतर फीमेल हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भारत माता को ही देख लीजिए, आपका फीमेल एलिगरी है एक टाइप की। ठीक है, तो ऐसा रियल में एलिगरी जितनी भी होती हैं, इस नाम का रियल में कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, या उस तरह की शक्ल का कोई होता नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां भी आपको कुछ एलिगरीज के बारे में बात करना है नेशन को विजुअलाइज करने के लिए। जैसे ये देखिए फोटो बगल में बनी हुई है, सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जर्मेनिया की फिगर है। किस चीज का फिगर है? जर्मेनिया की। और नीचे देखिए एक और फिगर बना हुआ है, ये आप देखोगे तो मैरियाना का फिगर है। किसका है? मैरियाना का, एक स्टैंप पे। ठीक है, तो जर्मेनिया कहां का एलिगरी है? जर्मनी का। और मैरियाना कहां का है? फ्रांस का, याद रखिएगा। तो इस नाम की कोई रियल लेडीज नहीं है, ये सिर्फ नेशन को प्रेजेंट करने का तरीका है। अगर कहीं जर्मेनिया का फिगर दिख जाए तो मतलब समझ लीजिए कौन से नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जर्मन अंपायर को। मैरियाना का फिगर अगर आपको दिख जाए तो किस अंपायर को या किस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा एलिगरीज मोस्ट प्रोबेबली नेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने का एक तरीका है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो देखिए इन इन एलिगरीज में हर सिंबल की अपनी एक मीनिंग होती है, ध्यान रखिएगा। इन एलिगरीज में हर सिंबल की अपनी एक यूनिक मीनिंग होती है। जैसे देखिए ट्राई कलर फ्लैग है, तो क्या नेशनलिज्म को शो कर रहा है। और देख रहे हैं तलवार है, तो ये क्या स्ट्रेंथ को शो कर रही है। स्वॉर्ड, ओक लीव हीरोइज्म को शो करता है। किसको? हीरोइज्म को, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हर एक रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ ना कुछ मीनिंग देता है, ध्यान रखिएगा यहां पे। तो देखिए लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, ये सब थॉट को पर्सोनिफाई करके इन फिगर्स के थ्रू एक्सपेंड किया गया। अब एक बात बताइए, क्या हम लोगों को बता नहीं सकते थे कि भाई लिबर्टी की हमें डिमांड चाहिए, लिबर्टी इस तरह की होती है, जस्टिस चाहिए होगा हमें, रिपब्लिक चाहिए होगा, तो हमें ये एलिगरी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए बच्चा ध्यान समझिए, अगर हम इस फिगर को किसी को समझाएं तो बहुत आसानी से समझा ले जाएंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना लिखा पढ़ा लिखा हो। वहीं पे सपोज अगर मैं उस अनपढ़ आदमी को ये चीजें पढ़ के बताऊंगा तो उसे चीजें कम समझ में आएंगी। तो इसीलिए उस समय, अब जिस समय की ये सारे इंसिडेंट्स चल रहे हैं, उस समय लगभग 90% पॉपुलेशन कैसी होती थी? अनपढ़, इलिटरेट टाइप की होती थी। तो उन सब तक मैसेज को आसानी से प्रोपोगेट करने का एक मीडियम बना था क्या? एलिगरीज, ध्यान रखिएगा। पर्सोनिफाइड कर देना चीजों को, और चीजों को उस चीज की मीनिंग समझाना भी आसान हो जाता था, ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से एलिगरी का यूज क्वाइन में, स्टैंप पे, इन सब पे किया जाने लगा। याद रखिएगा बेटा। अभी नेशनलिज्म इन इंडिया जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हमें इंडिया में बहुत सारी एलिगरीज देखने को मिलेंगी। सरस्वती माता, गणेश भगवान, हनुमान जी, इस तरह की बहुत सारी एलिगरीज देखने को आपको वहां पे मिलेंगी। तो ये आप दोनों एलिगरीज के बारे में आई होप समझ गए हैं। यहां पे जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बोर्ड के रिस्पेक्ट से, कि जर्मनी की एलिगरी का नाम क्या है? तो जर्मेनिया। और फ्रांस की एलिगरी का नाम क्या है? तो मैरियाना।
ठीक है, तो यहाँ पे आपके नोट्स में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट देखिए, मैरियाना रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस एंड जर्मेनिया रिप्रेजेंट द जर्मन नेशन। ये पॉइंट भी इंसिडेंट इसमें आपके नोट्स में है, तो इसको जल्दी से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट का समय है, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अभी के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए, अब एक फिगर और है आपकी बुक में, देखिए। तो इस फिगर में देखिए ध्यान से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं ये कौन सी एलिगेरी है? तो आप सभी को पता है ये जर्मनी की जर्मेनिया है। कौन है ये? जर्मेनिया है, जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देख रहे हैं इनके हाथ में, देख रहे हैं एक तलवार है, शील्ड है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडीनेस टू फाइट, हम लड़ने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और अगर ध्यान से इस पेंटिंग में पीछे की तरफ देखें तो एक नदी दिख रही है। तो ये जर्मनी की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है राइन रिवर। क्या नाम है? राइन रिवर, ध्यान रखिएगा। तो ये राइन नदी है और जर्मनी का सबसे रिसोर्सफुल रीजन राइन लैंड रीजन है। कौन सा है? राइन लैंड। जैसे आप लोग इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह के नाम सुनते हो, छोटा नागपुर, प्लेटू सुने हो, वैसे ही जर्मनी का राइन लैंड रीजन है, वो सबसे रिसोर्सफुल रीजन है। तो राइन लैंड रीजन का एक तरीके से सुरक्षा दे रही है कौन? जर्मेनिया। राइन लैंड रीजन को बचा रही है। ठीक है, राइन लैंड रीजन के लिए लड़ने के लिए भी जर्मेनिया तैयार है, ये दिखाया जा रहा है। तो इस राइन लैंड को प्रोटेक्ट कर रही है कौन? जर्मेनिया। इस एलिगरी के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन या ये मैसेज लोगों तक जा रहा है। बात समझे कि नहीं? तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म ये क्या है? बाल्कन टेंशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में हम ले चलते हैं, पहले थोड़ा सा इतिहास आपको दिखाते हैं, तब जाके ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि बाल्कन रीजन क्या है। नेशनलिज्म की मीनिंग तो आई होप सभी समझ गए होंगे प्रीवियस वीडियोस से। जिन्होंने नहीं देखा, स्टार्टिंग से लेक्चर्स देख लीजिए, वहां से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इंपेरियलिज्म क्या है? साम्राज्यवाद जिसे कहते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म में डिफरेंस क्या है, ये बाल्कन इशू क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, थोड़े से बैकग्राउंड से लिया जाता है। चलिए समझाते हैं उसको। तो चलिए, सबसे पहले आपको जिस रीजन के बारे में ये कहानी पढ़नी है, पहले आप वो रीजन अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि आप इंसिडेंट्स पढ़ कहां कर रहे हैं, किस रीजन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए आप जानते हो ये हमारा प्यारा भारत है, सभी को पता ही है इस बारे में। अब हमारे प्यारे भारत के अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो नॉर्थ डायरेक्शन है, और नीचे की तरफ जाओगे तो साउथ है, इधर की तरफ जाओगे तो लेफ्ट साइड ईस्ट है, और राइट साइड वेस्ट है, सभी को पता है। तो नॉर्थ वेस्ट में ही आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि नेशनलिज्म हम कहानी कौन से पढ़ रहे हैं? यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमें मूव करते हुए जाना है इंडिया से। तो चलिए, इंडिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करते हुए चलते हैं हम लोग, और पहुंचेंगे इस सी के पास। ये जानते हो ना कौन सा रीजन है? इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। क्या बोलते हैं इसे? मेडिटेरियन सी। सभी लोगों को पता है कि नहीं? तो ये मेडिटेरियन सी में हम लोग आ गए। तो इस मेडिटेरियन सी में ये रीजन आप ध्यान से देखिए, ये जहां पे टर्की लिखा हुआ है, यहां से लेके ये पूरा रीजन आप ध्यान से देखिए। एक मिनट, ये यहां से लेके ये पूरा का पूरा, ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं, इसे ही याद रखिएगा। ये एक समय, पहली चीज याद रखिए, यहाँ पे जो अंपायर रूल कर रहा है, जिस समय की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, उस समय का जो अंपायर है वो ओटोमन अंपायर है। कौन सा है? ओटोमन अंपायर, एक इस्लामिक अंपायर है जो यहाँ पे रूल कर रहा है। आप सभी को याद हो तो मैंने एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ाया था पीछे, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत भी। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहां पे हुई थी पता है आपको? तो आपको वो लोकेशन अगर मैं दिखाना चाहूं तो देखिए, थोड़ा सा जूम करने पे ये आए, देखिए यहां पे लिखा हुआ इस्तांबुल। यही पुराने समय में इसी का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, ध्यान रखिएगा। और नए टाइम पे नाम बदलकर इसका कर दिया गया है इस्तांबुल। सभी लोगों को ये दिखा कि नहीं? ये देखिए इस्तांबुल लिखा हुआ है, रेड से मार्क किया हुआ है। जिनको नहीं दिखा थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं उनको। ये देखिए, आई होप अब दिख गया होगा सभी को इस्तांबुल। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं, कि किस रीजन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये इस्तांबुल वाला रीजन जरा सा ध्यान से देखिए आप बेटा।
तो ये कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया को कनेक्टिंग लिंक है, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का एक कनेक्टिंग लिंक है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के दिखाता हूं। अगर आपको सॉरी, आपको अगर यूरोप से एशिया आना है तो आपके पास रास्ते क्या क्या हैं, तो ध्यान से देखिए। ये देखिए, तो ध्यान से देखें तो हमें पता है कि एशिया कहां से स्टार्ट होता है। तो ये देख रहे हैं ये वाला रीजन, ये यहां एक मिनट, ये यहां से चलकर ये यहां से ये रीजन होते हुए ये पूरा का पूरा इस तरफ वाला है, पूरा एशिया है। इसे क्या कहते हैं? एशिया। और इधर वाले को क्या कहते हैं? यूरोप कहते हैं। देखिए, दूसरे उससे मार्क करते हैं, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा का पूरा ये क्या है? यूरोप है। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो एशिया और यूरोप के उस बीच के कनेक्टिंग लिंक जो थी वो क्या थी? अभी देखिए, हम जिस टाइम की स्टोरी पढ़ रहे हैं उस समय तक सुएज कैनाल नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। और सी रूट्स उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। कब की बेटा? 15th सेंचुरी की। उस समय सी रूट्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई है अभी जस्ट। ठीक है, तो अभी समुद्री रास्ते खोजे जा रहे हैं, उतने ज्यादा डेवलप नहीं है। तो देखिए, यूरोप से अगर आपको एशिया आना है तो आपके पास जो रास्ता है वो यहां से चलकर इस्तांबुल से होते हुए इस तरफ से आप आ सकते हो। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। अब कुछ लोगों को दिख रहा होगा, सर इधर से भी तो आ सकते हैं, पर इधर से आप नहीं आ सकते। उसका कुछ रीजन है। यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं जो रुकावट डालती हैं आपके रास्ते में। ठीक है, और तो आपको अगर आना है तो यहीं से अच्छे खासे पासेस मिल जाते हैं जिससे आसानी से आप आ सकते हो। तो आपके पास रास्ता तो यही है। और इसी को जो है, आपको एक छोटी सी स्टोरी अभी बता देते हैं कि इसी रास्ते को जब ओटोमन एम्पायर ने जीत लिया था तो इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो फिर से जरा जूम करके अगर हम दिखाएं तो देखिए, हम कनेक्टिंग लिंक को ही रोकने चल रहे हैं। ये देखिए, ये इस्तांबुल वाला। और देखिए, कोई रास्ता नहीं है, समुद्र में कूद के थोड़ी ना आप जाओगे। और ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आप अकेले जाना चाहते हो, आप सामान वगैरह के ट्रेड वगैरह करना चाहते हो, इसीलिए तो जाना चाहते हो। तो आपके पास यही एक रास्ता है। और यहीं पे ओटोमन एम्पायर ने जब कंट्रोल कर लिया इस्तांबुल में या उस समय के कॉन्स्टेंटिनोपल पे, तो यूरोप का एशिया से कनेक्शन पूरी तरह से कट गया। अब यूरोप वाले एशिया नहीं आ सकते, ना एशिया वाले यूरोप जा सकते हैं, क्योंकि ओटोमन एम्पायर रोकता था। वो नहीं चाहता था कि यूरोपियन लोग बढ़ें और ज्यादा एक्सपैंड करें। अच्छा, कुछ लोगों को यहां भी रास्ता दिख रहा होगा कि सर इधर से भी तो आ सकते हैं। तो जरा सा बेटा, इस लोकेशन को थोड़ा सा जूम करके अगर हम आपको दिखाएं तो यहां आपको ओशियन मिलेगा। ये देखिए, दिख रहा है? कहेंगे छोटा सा तो ओशियन है, इसे फान के चले आए क्यों बेटा? नहीं, ये छोटा सा ओशियन नहीं है, बहुत बड़ा ओशियन है। ठीक है, आया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे फिर से आपको माउंटेन रेंजेस मिल जाएंगी, तो आपके पास फिर से पासेस नहीं होंगे, तो आप कैसे निकलोगे वहां से? ठीक है, तो इस कारण आप यहां से नहीं आ सकते। फिलहाल आना चाहो तो ऐसा नहीं कि आ सकते हो, लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन उस समय ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, तो यहां से भी नहीं आ सकते आप। तो अब देखिए, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। बाल्कन रीजन किसे कहते हैं? तो बाल्कन रीजन यही, ये जो ओटोमन एम्पायर वाला रीजन है पूरा का पूरा ऊपर तक, ठीक है, मतलब मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन है पूरा, इसे ही क्या कहते हैं? बाल्कन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाल्कन रीजन। जब देख रहे हैं, बढ़िया पेंटिंग बना दी है मैंने। ठीक है, देखिए हम कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। फिलहाल इस बाल्कन रीजन में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को स्लाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाव। स्पेशली इस रीजन के लोग ये अपने आप को स्लाव कहते हैं। स्पेलिंग कुछ स्लेव जैसी है, SLAV, स्लेव बोलते हैं। स्लेव मतलब गुलाम, और स्लाव यहाँ पे एथनिक ग्रुप है। क्या है बेटा? स्लाव। तो स्लाव की स्पेलिंग क्या होगी? SLAV। क्या होगी स्लाव की स्पेलिंग? SLAV, स्लाव। तो यहाँ के लोग अपने आप को स्लाव कहते हैं, और रशियन लोग भी स्लाव हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एथनिक कंपोजिशन थोड़ा सा ध्यान रखना। लोकेशन आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी कि हमें पढ़ना कहां के बारे में है। तो बाल्कन रीजन किसे कहते हैं? तो देखिए, बुल्गारिया, आज के समय का ग्रीस, अल्बेनिया, ये सारे देश दिख रहे हैं सभी को? अगर नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए, ये बुल्गारिया रहा, ये ग्रीस रहा, ये आपका अल्बेनिया रहा, ये बेलाग्रेड सर्बिया दिख रहा होगा, ये रोमानिया दिख रहा होगा आपको। तो इनको थोड़ा सा और जूम कर दें आपके लिए तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, तो ये देख रहे हैं सब? ध्यान से देखिए सारे के सारे रीजन। तो इन्हीं रीजन्स को कहा जाता है बाल्कन रीजन। क्या कहते हैं? बाल्कन रीजन। और यहीं पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसे ही कहेंगे बाल्कन
टेंशन। ये बात सभी को समझ में आई यहां तक? चलिए अब अपने आगे स्लाइड्स पे आते हैं। यही मैप तो है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पीछे देखा था। किंगडम ऑफ इटली के बगल में ओटोमन अंपायर था, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये किसके अंडर था? ओटोमन अंपायर के अंडर था। ऊपर देख रहे हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर है, दिख रहा है सभी को कि नहीं इस मैप पे? अभी आगे और अच्छे से क्लियर से दिखाते हैं। तो आपको ये रीजन समझ में आ गया कि टेंशन कहां पे है, या बाल्कन रीजन किसे कहते हैं। तो देखिए मार्क्ड है ब्लू कलर से। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक ओटोमन अंपायर का मैप। तो ये देख रहे हैं जो हल्का सा भूरे कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा ओटोमन अंपायर हुआ करता था। देख रहे हैं यहां से, अगर आपको मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूं तो देखिए अल्जीरिया, ट्यूनिस, ट्रिपोली, ये दिख रहा है साइरस, कायरो, इजिप्ट, यहां से लेकर ये अरेबिया, मक्का, ये सब, दमिश्कस, बगदाद, तब्रेज, आर्मानिया, क्रीमिया, हंगरी, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं आप, पूरा रीजन आपके किसके कंट्रोल में है? ओटोमन अंपायर के कंट्रोल में है। तो कितना बड़ा, याद रखिएगा 5th सेंचुरी का वर्ल्ड का सबसे बड़े अंपायर्स में से एक था, सबसे बड़े अंपायर्स में। ठीक है, याद रखिएगा 15th सेंचुरी इसका पीक पॉइंट है। तो यहां पे आपने मैप में ये थोड़ा सा और देख लिया अच्छे से। ये एक थोड़ा सा करंट टाइम का मैप कह सकते हो आप इसे, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए कुछ रूलर्स के ऊपर नाम लिखे, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, बहुत छोटे हैं। ओस्मान गाजी, ओरा गाजी, मूरत सेकंड, मेहमत, मेहमत सबसे पॉपुलर इसमें आता है किंग में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और सुल्तान सलीम से फर्स्ट, उसके बाद सुलेमान। तो इस तरह से बहुत सारे रूलर रहे जो ओटोमन अंपायर के, जिन्होंने अंपायर को एक्सपैंड किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए तो बाल्कन टेंशन में प्रॉब्लम क्या हुई, इस बात को अच्छे समझिए। ये जो देखिए ये जो मैप आप देख रहे हो, जो रीजन देख रहे हो, यहाँ पे बोस्निया, सर्बिया, रोमानिया, सब रीजन देख रहे हो आप। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लोग हैं। कौन है? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले। और ओटोमन अंपायर कौन से रूलर, मतलब कौन से रिलीजन को फॉलो करेगा? इस्लामिक अंपायर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मुस्लिम अंपायर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बोस्निया, यहाँ पे हर जगह पे याद रखिएगा नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होने लगी। सबके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होने लगी कि हमें भी एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए, हम किसी अंपायर के अंडर नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, इस तरह से आपके बाल्कन टेंशन की एक नींव पड़ती है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो ये देखिए आपको ये बात समझ में आ गई कि ओटोमन अंपायर के कंट्रोल में था ये रीजन। आगे चलते हैं। देखिए आप सभी को याद होगा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब साइन हुई थी? 1832 में, याद है? तो इसी ने, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी, इसी ने जो बाल्कन रीजन के और भी एथनिक ग्रुप थे, इन सबको इंस्पायर किया। जिस सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, इन सबको इंस्पायर किया कि भाई हमें भी अब आजादी चाहिए। तो इन्होंने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। बात समझे कि नहीं आप? ओटोमन अंपायर से भी बड़ा अंपायर ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर हुआ करता था ओटोमन अंपायर से पहले। ये अलग अलग 11 डिफरेंट कम्युनिटीज को कंट्रोल करता था, 11 डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग। जैसे इंडिया में देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उसी तरह से 11 डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को कंट्रोल करता था ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर। सब अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे, ध्यान रखना ये बात। तो और सबसे पहला देश जो आजाद होगा वो ऑस्ट्रिया से आजाद होगा। कौन बेटा? तो याद रखिएगा स्लोवेनिया। यहां पे देखिए मैप में दिखेगा आपको, स्लोवेनिया दिख रहा है कि नहीं? तो ये स्लोवेनिया सबसे पहले आजाद होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से धीरे 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 और भी सारे देश इससे जो जुड़े हुए थे वो सब आजाद होना शुरू होंगे। तो बस ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर के बारे में आपको इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए रशिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि रशिया के लोग भी अपने आप को क्या मानते हैं? स्लाव मानते हैं। और बाकी लोग भी अपने आप को क्या मानते हैं? इधर बाल्कन रीजन वाले भी स्लाव मानते हैं अपने आप को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ध्यान सुनिए, ओटोमन अंपायर चाह रहा था कि उसका अंपायर मजबूत बना रहे, डिसइंटीग्रेट ना हो, लेकिन स्लाव पीपल को जो है रशिया के अंपायर, रशियन राजा सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर भी चाहते थे कि स्लाव को रोका जाए देश बनने से, लेकिन सपोर्टर सिर्फ एक था। कौन? रशिया। किसका? स्लाव पीपल्स का। और रशिया के साथ में ब्रिटेन और फ्रांस भी इन लोगों का सपोर्ट करने लगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब वो चाहते थे, ब्रिटेन और फ्रांस वाले बाद में इसके अपोज में भी चले गए। किसके? रशिया के।
रीजन, ब्रिटेन और फ्रांस के मन में एक डर बैठ गया कि अगर ओटोमन अंपायर वहां से हट गया तो कंट्रोल किसका हो जाएगा, फिर रशिया का कंट्रोल हो जाएगा, फिर ब्रिटेन और फ्रांस के लिए ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा उस रास्ते से। बात समझ में आई कि नहीं? धीरे धीरे क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग के कारण सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया ये सब ओटोमन अंपायर से डिसइंटीग्रेट होकर एक अलग नेशन स्टेट बन गए, और नीचे ग्रीस पहले ही बन चुका था। अब इन सब ने जो नेशन स्टेट अभी फॉर्म हुए, जैसे सर्बिया हुआ, बुल्गारिया हुआ, रोमानिया हुआ, ग्रीस हुआ, इन सब ने अब इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर? ओटोमन अंपायर के ऊपर, कि इसको यहां से खदेड़ो, हटाओ यहां से। तो तीनों तरफ से एक अलायंस बना, सर्बिया, बुल्गारिया और ग्रीस तीनों ने अलायंस बनाया और ओटोमन अंपायर के ऊपर अटैक कर दिया इस रीजन में, और यहां से ओटोमन अंपायर को धीरे धीरे खदेड़ दिया, और फाइनली ये पूरा रीजन जो है जीत लिया और इन्होंने आपस में बांट लिया। अब देखिए, ग्रीस को ये नीचे वाला पार्ट मिल गया, ऊपर सर्बिया को यहां से यहां तक का पार्ट मिल गया, बुल्गारिया को इधर वाला पार्ट मिल गया। अब बुल्गारिया को लगा कि सर्बिया ने मुझे थोड़ा सा कम पार्ट दिया है, मैं ज्यादा का हकदार था, लेकिन इसने मुझे ज्यादा दे ही दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि सर्बिया और बुल्गारिया ही आपस में लड़ने लगे। तो इस तरह से इस रीजन में, जो एक पीसफुल रीजन था, यहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग ने पहले नेशन स्टेट का फॉर्मेशन तो कराया, लेकिन बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे रीजन को लेकर, नेशन बाउंड्री को लेकर। तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हुआ? सर्बिया और बुल्गारिया के बीच में। तो इस तरह से एक सीरीज शुरू हो गई वॉर की 1912 से लेकर 1913 के बीच में। रीजन, एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का एक्सपेंशन चाहते थे, याद रखिएगा, और कुछ नहीं। इस तरह से लीग बनने लगी, फॉर्मेशन, ग्रुप का फॉर्मेशन होने लगा कि सर्बिया को सपोर्ट करने आ गया रशिया, बुल्गारिया को सपोर्ट कर रहा था ओटोमन अंपायर, उधर से फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, फिर सर्बिया को सपोर्ट करने ब्रिटेन आया, इटली आया। इस तरह से ग्रुप बनते चले गए, और इसका रिजल्ट ये हुआ बेटा कि 1914 आते आते इस छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ने वर्ल्ड वॉर 1 का रूप धर लिया। बात समझे कि नहीं बेटा? तो देखिए, नेशनलिज्म की फीलिंग ने ही कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में वॉर भी करवा दी। दो गुट बनते चले गए, कुछ सर्बिया और बुल्गारिया की ये आपस में छोटी सी टेंशन ने पूरे वर्ल्ड को वॉर में लाके घसीट दिया। अब देखिए, हर देश जो इस वॉर में शामिल हुआ, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे। हमने बताया आपको, मैप पे ही दिखाया था कि ट्रेड रूट जो है वो यहीं से जाता था, ओटोमन अंपायर के रीजन से ही, टर्क से, जो आपके आज के इस्तांबुल है। तो हर देश, जो जितने भी पावरफुल किंगडम थे, वो सब चाहते थे कि इस रीजन में कंट्रोल उनका हो। ठीक है, इसीलिए इस वॉर में हर कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई कंट्री कितनी फ्लरिश होगी ये उसके ट्रेड पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा ट्रेड होगा उतना ज्यादा वो कंट्री फ्लरिश करेगी, डेवलप होगी। ये बात समझे कि नहीं सभी लोग? ठीक है, तो इस तरह से देखिए बेटा, ये रीजन बना था। ओटोमन अंपायर जब यहां से गायब हो गया तो देखिए एक नया मैप बन गया कि नहीं, सर्बिया, बुल्गारिया, नीचे ग्रीस देख रहे हैं, अल्बेनिया बना, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो बना, रोमानिया है, बोस्निया है, ये सारे स्लाव वाले रीजन में या बाल्कन रीजन में इतने सारे देश का फॉर्मेशन हो गया। ओटोमन अंपायर देखिए सिकुड़ गया, थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया। सभी को दिख रहा है कि नहीं? देखिए, पुराना मैप एक आपके सामने दिख रहा होगा और एक नया मैप आपके सामने वॉर के बाद जो हुआ। ठीक है, तो आई होप बाल्कन टेंशन थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि यहां क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है। देखिए इस कार्टून को छोटा सा देखिए, ये क्या हो रहा है, ओटोमन अंपायर के रीजन को छीना झपटी की जा रही है। देख रहे हैं, ये बुल्गारिया वाला राजा खींच के ले जा रहा है, ये सर्बिया वाला राजा जितना पार्ट फाड़ के ले जा पा रहा ले जा रहा है। तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं? तो यहां तक आई होप स्टोरी आपको समझ में आई होगी। ये देखिए थोड़ा सा और बड़े में दिखा रहे हैं, देखिए टर्की से, बेचारा टर्की का राजा बूढ़ा है, ये लोग बढ़िया छीने ले जा रहे हैं उससे रीजन। दिख रहा है कि नहीं आपको? तो इसी ने चलकर वर्ल्ड वॉर 1 का रूप धारण कर लिया। तक की बातें आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी। तो बाल्कन इस तरह से क्या हुआ, नेशनलिस्ट टेंशन के कारण, किसके कारण? नेशनलिस्ट मूवमेंट के कारण जो है 1871 से ये रीजन शुरू हो गया, याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एथनिक वेरिएशन पाया जाता था, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। मैंने बता दिया स्लाव के बारे में, आपको बता दिया किसके कंट्रोल में ये रीजन था, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं? इस तरह से मैंने नेशनलिज्म की फीलिंग बता दिया कि धीरे धीरे पूरे रीजन में डेवलप होने लगी, जिससे
पूरे रीजन में ये फीलिंग फैलने लगी, ठीक है, और उसी का नतीजा रहा वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, इसने नेशन स्टेट का फॉर्मेशन भी किया लेकिन वर्ल्ड वॉर वन भी करवा दिया। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं आप? तो यहां तक आपको आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। ये देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये फाइनल लेक्चर था। फाइनली आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म हो गया है बेटा। इतने बड़े बड़े टॉपिक आपको देख लो बेटा, कम से कम कुछ नहीं तो ये 1 महीने चैप्टर चला होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर था। फाइनली आपने कंपाइल करके पूरा देख लिया है, समझ लिया है। तो अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, बार बार वीडियोस को देखते जाइएगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में आएगा आपका मैक्सिमम पोर्शन लेके ये आता है, और इतने इजी वे से आपको और कहीं समझ में भी नहीं आएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह से मैप के थ्रू आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और किसी के थ्रू नहीं समझ सकते आप। ठीक है, तो आप बार बार इन लेक्चर्स को देखिए, कंटिन्यू करिए अपना। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।